हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश और आज व्यूमैक्स के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मैथ्स विषय को लेकर हाजिर हूँ। और यूमैक्स कोचिंग जो कि हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड कराने में सक्षम है। और कहीं ना कहीं हमारा मोटिव ये रहेगा कि हम आपको एकदम बेस्ट टू बेस्ट मैथ्स का कंटेंट प्रोवाइड कराएं, बहुत तरीके से ही, बहुत सिस्टमेटिक वे में हम लोग कंटेंट आपको प्रोवाइड कराएं। और हम ये भी चाहेंगे कि भी चीज़ों को एकदम सिस्टमेटिक लेते हुए चलें ताकि आप लोग चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएँ। अच्छा, अब जनरली मैं आप लोगों के लिए मैथ्स में क्या अच्छा कर सकता हूँ और क्या अपनी स्ट्रेटजी रहेगी सामान्यतया। देखो, जनरली मैथ्स में ये होता है कि बहुत सारे बच्चों के जनरली ये सवाल होते हैं कि सर हमें मैथ्स कम आती है, या फिर हम मैथ्स सीख भी रहे हैं तो थोड़ा धीरे सीख रहे हैं, या सर हम बहुत बार सीख लेते हैं तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं। ऐसी बहुत सारी समस्याएं एक स्टूडेंट के जीवन में आती हैं। और ये समस्याएं कहीं ना कहीं इसलिए आती है क्योंकि या तो रिवीजन कमज़ोर होता है, या फिर पढ़ाने की पद्धति थोड़ी वीक होती है कहीं ना कहीं। और तो उन तमाम चीज़ों की वजह से ही ये इस प्रकार के एरर जो हैं हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले मेरा मानना है कि हमें बेसिक कंसेप्ट पे हमें काम करना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ हमें प्रैक्टिस पर भी काम करना चाहिए। यदि हम प्रैक्टिस और बेसिक कंसेप्ट्स का यदि कॉम्बिनेशन बनाएं तो देन फिर हम प्रश्नों को थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम रिवीजन के माध्यम से जो भूलने की समस्या है उससे भी निजात पाया जा सकता है। अब हम कहीं ना कहीं एक बार चैप्टर्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि हम मैथ्स में क्या स्टार्ट करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे। जनरली मैथ्स में, यानी सामान्य मैथ्स की मैं बात करूं, रिच, वीडियो, एलडीसी, पटवार, सीईटी, यानी राजस्थान स्टेट लेवल की जितने भी मैथ्स आती है वो तो साथ ही साथ इंक्लूड होगी। इसी के अलावा जो अपन मेनली अपना लेवल लेके चलेंगे, एसएससी, प्री और मेंस। इसके अलावा सीडीएस को भी हम कवर करेंगे बहुत हद तक। साथ ही साथ आपका रेलवे पूरा एकदम हम कंप्लीट करने वाले होंगे, यानी कि जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराने वाले होंगे वो कहीं ना कहीं जीरो से हाई लेवल तक का हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कराने लग रहे होंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि एक चैप्टर आप एक बार पढ़िए और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, आपको किसी अदर सोर्स पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद कम से कम ऐसा प्रयास करेंगे कि एकदम ज़ीरो से चीज़ों को उठाएं और एकदम धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप लेवल उठाते हुए हम चीज़ों को आगे लेकर जाएं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्ट्रेटेजी यही रहेगी कि आपके साथ हम चीज़ों को थोड़ा तरीके से डील करें और एकदम ज़ीरो और एकदम बेसिक, जितना बेसिक हो सकता है ना उतने बेसिक से हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। और यथासंभव हर क्यों का रीज़न भी हम आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे यथासंभव। तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हो कि भी ये जो वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। आप फुली कॉन्फिडेंस होकर निश्चित तौर पर ये बैठ सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि हाँ, अब हम यदि एक चैप्टर भी यदि हमने यहाँ से पढ़ लिया ना और फिर उस चैप्टर को तुम लोगों ने जहाँ से भी तुम सोल्व करोगे, मैक्सिमम टाइम या मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग सोल्व कर पाओगे, आपको रत्ती भर भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें उठाएं और एकदम हायर लेवल तक की हम चीज़ें लेकर जाएं, ठीक है, ताकि जिससे ये होगा कि छोटे से छोटा एग्जाम भी हमारा कवर हो और इन फ्यूचर यदि आप कोई अच्छा एग्जाम दे रहे हो तो वो भी आपका कवर हो। और मेरा मानना तो ये कि एक बार ढंग से पढ़ लिया तो देन बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत अच्छे लेवल के गणितज्ञ यहाँ पे बन जाओगे। चलिए, अब मैथ्स में देखो, जनरली यदि मैं बात करूँ, सामान्य यदि हम जनरल मैथ्स में बात करें तो दो सेगमेंट के तौर पर हम विशेष तौर पे बात करेंगे। एक तो हमें एरिथमेटिक मैथ्स अर्थात अंकगणित, और एक हमें पोर्शन इसका पढ़ना होता है एडवांस मैथ, अर्थात हिंदी में भी इसको कहीं ना कहीं एडवांस गणित ही बोला जाता है। यानी मैथ्स में हमें दो सेगमेंट पढ़ने होते हैं और बहुत बार ये चीज़ें हमने नोटिस भी की है। बहुत बार जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो एक गलती बड़ी तरीके से करते हैं कि बच्चा जब मैथ्स पढ़ना स्टार्ट करता है तो अरिथमेटिक, जो कि थोड़ा सा आसान पोर्शन है जनरली, उसको तो बड़ा तरीके से पढ़ लेता है,
और बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट भी आता है कि हाँ यार बड़ा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और बच्चा भी उसे सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से उसे कवर करने का प्रयास करता है। परंतु ये देखने को मिला है कि एडवांस मैथ्स को बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा झिझकता है, घबराता है और थोड़ा टाइम लगाता है, या बच्चा ये देखता है कि यार ये चीज़ ना पढ़ूँ तो मैं। लेकिन यदि हम एसएससी, रेलवे की बात करें हम लोग, या ऐसा कोई एग्ज़ाम जहाँ पे एडवांस मैथ का भी दबदबा उतना ही है जितना कि अरिथमेटिक मैथ्स का है, दैट मीन्स आपको एडवांस मैथ भी उतने ही तरीके से पढ़नी पड़ेगी जितने तरीके से आप यहाँ पे अंक गणित को पढ़ेंगे। इसीलिए मैं हर चैप्टर में ये प्रयास करूँगा वस्तुतः आप लोगों के लिए कि हर एक चीज़ आपके लिए बहुत आसान तरीके से मैं लेके आऊँ, एकदम जीरो से लेके आऊँ और जीरो से एकदम हायर लेवल तक के लिए मैं चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ। तो इसका मतलब ये होगा कि भाई आपको अंक गणित पर भी ध्यान देना है और आपको एडवांस गणित पर भी ध्यान देना है, दोनों ही प्रकार की मैथ्स पर आपको एफर्ट लगाना है। अच्छा, यदि मैं बात करूं सामान्य, यदि किसी भी कंपटीशन के तौर पर यदि हम लोग बात करें तो अंक गणित में आपको पढ़ना होता है जैसे परसेंटेज। इसके अलावा यदि मैं बात करूं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि हो गया हमारा, इसके अलावा डिस्काउंट यानी छूट हो गया, इसके अलावा यदि हम लोग बात करें एसआई और सीआई यानी ब्याज वाला चैप्टर, और ब्याज जनरली हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ एक हिस्सा भी है, यानी जनरली लेन देन जब आप आगे बढ़ोगे चीज़ों को लेकर तो जनरली लेन देन के थ्रू आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, किसी से आप ब्याज में पैसे लोगे, ब्याज में पैसे दोगे भी, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के माध्यम को देखते हुए भी एसआई सीआई आपके लिए वैसे भी ज़रूरी हो जाता है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से तो भाई बहुत 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 ज़रूरी है। आप छोटे से छोटा एग्ज़ाम दो या चाहे बड़े से बड़ा एग्ज़ाम दो, दोनों ही कंडीशन में आपको ब्याज वाले चैप्टर तो यूं चुटकियों में आने चाहिए, और बहुत आसान से, बहुत बेसिक से प्रश्न यहाँ से रहते हैं। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि एकदम इसे जीरो से उठाते हुए थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाएं। फिर इसके साथ साथ हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे फिर हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा रेशियो वाला चैप्टर। रेशियो वाला चैप्टर यानी कि अनुपात समानुपात वाला एक चैप्टर हमारे पास में रहेगा। फिर हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करें, टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर रहेगा, टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर रहेगा। अब जब मैं टाइम एंड वर्क बोलता हूँ ना, इसका मतलब पाइप और सिस्टम्स यानी पाइप और टंकी भी इसमें शामिल है, और टाइम एंड वर्क वाला चैप्टर तो है ही, इसी के साथ साथ मिश्रानुपात वाला हिस्सा भी इसी में शामिल है। तो 3 चैप्टर कवर होते हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक उसी प्रकार से मैं यदि टाइम एंड डिस्टेंस बोल रहा हूँ ना, तो समय दूरी चाल बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि नाव धारा को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्रेन वाले क्वेश्चन, रेस वाले क्वेश्चन, और आपकी जो सामान्य टाइम, स्पीड और डिस्टेंस है उसको तो हम बड़े अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि भी टाइम एंड डिस्टेंस भी हमारी कवर होगी। फिर इसके बाद में यदि हम लोग बात करें तो आपका एवरेज होता है, औसत होता है। तो औसत वाला चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी छोटा सा पेपर दो और इसके प्रश्न टपक जाते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है ये चैप्टर भी। इसके अलावा यदि फिर हम बात करें जैसे सिंप्लीफिकेशन है, अर्थात सरलीकरण है, यानी सरलीकरण वाला चैप्टर बोर्ड मास, जो कोई बोर्ड मास जैसी चीज़ें उसमें आती है, सरलीकरण है। फिर हमारा घातांक और करनी है यानी कि सर्ट्स और इंडाइसिस है, यानी घातांक और करनी वाला चैप्टर है, वो वाला चैप्टर भी हम लोग देखेंगे कहीं ना कहीं। और इसी के साथ साथ और जो हमारे चैप्टर जो बचे हुए हैं अंकगणित के, जैसे साझा है, पार्टनरशिप है, आयु वाले क्वेश्चंस हैं, उन तमाम चीज़ों को भी हम लोग देख रहे होंगे। तो इस तरीके से अरिथमेटिक वाला पोर्शन हम लोग पूरा करने लग रहे होंगे, और इसके बाद में मेनली विषय इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। देखो, अरिथमेटिक मैथ्स में तो ये हो जाता है कि बच्चा जनरली फिक्स टाइप पढ़ लेता है और टाइप्स को समझ लेता है, और जैसे ही टाइप को समझ लेता है देन फिर उसके बाद में उसको चीज़ें आने लग जाती है। थोड़ा सा इन चीज़ों में लैंग्वेज वगैरह होती है, तो थोड़ा सा रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है, तो बच्चे को थोड़ा आनंद आता है, आनंद की प्राप्ति होती है कहीं ना कहीं अंक गणित पढ़ते समय। परंतु जैसे ही वो बच्चा एडवांस मैथ पढ़ना स्टार्ट करता है ना, तो उसे एडवांस मैथ में उतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती है, और जब उतनी आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो बच्चा इससे थोड़ा दूर भागता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि यदि आपको मैथ्स में पूरे 100 में से 100 नंबर चाहिए, यदि 40 के 40 क्वेश्चन आ रहे हो वो सही करना हो, यदि 70 के 70 क्वेश्चन आ रहे हो वो सही करना हो, यदि कहीं पे 25 के 25 क्वेश्चन आ रहे हो वो सही करना हो, तो दैट मीन्स इसका मीनिंग होगा कि आपको एडवांस मैथ्स को भी साथ में लेकर चलना चाहिए। और एडवांस मैथ्स आप जितना अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उतने ही बेहतरीन नंबर आपको मिल रहे होंगे। अच्छा, एडवांस मैथ्स पढ़ने की यदि हल्की सी मैं स्ट्रेटेजी की बात करूँ ना, तो एडवांस मैथ्स में जो भी रिजल्ट आ रहे होते हैं उनको रटने से काम नहीं चलता है।
आप सोचो कि जो फिक्स रिजल्ट है, फिक्स फॉर्मूले हैं सर, उनको रट लेंगे तो क्या हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आज के दौर में एसएससी और रेलवे में तो चलो फिर भी मान लेते हैं बहुत बेसिक प्रश्न होते हैं, लेकिन एसएससी 10+2 में भी बहुत अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं। एमटीएस 10वें स्तर का पेपर है, लेकिन भाई बहुत तगड़े तगड़े सवाल पूछे उन्होंने। साथ ही साथ अपन बात करें अपना जो सीजीएल है, प्री है, मेंस है, सीपीओ है, इन तमाम चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे। तो फिर कहीं ना कहीं यदि हमें सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना है तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है बहुत बारीकी से जानना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल गहराई में जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट हमें मिल रहा है कि रिजल्ट में ऐसा क्यों होता है, अगर जिसने एडवांस मैथ में ये जान लिया ना कि यार ये क्यों होता है, तो भाई एडवांस मैथ्स में उसके नंबर कटेंगे ही नहीं, या एडवांस मैथ्स का कोई प्रश्न उससे ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये होगा कि हम एडवांस मैथ्स को इस तरीके से पढ़ेंगे कि भाई ताकि हम चीज़ें बहुत अच्छे से समझ पाएँ, बहुत तरीके से समझ पाएँ, यानी कि एकदम जीरो से एकदम कंसेप्ट समझेंगे, ऐसा क्यों होता है वो समझेंगे, उसके बाद में फिर प्रश्न करेंगे उस टॉपिक के, और प्रश्न करते हुए फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाने लग रहे होंगे। ठीक है, चलिए एडवांस मैथ्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे मैं सामान्यतः बात करूँ, ज्योमेट्री आपको पढ़नी होती है, फिर इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री होती है, यानी कि ट्रिगो के नाम से हम इसे जानते हैं। फिर इसके अलावा मेंसुरेशन आपको पढ़नी होती है। मेंसुरेशन का मतलब होता है क्षेत्रमिति, ट्रिगो का मतलब त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री का मतलब ज्यामिति, यानी ज्यामिति, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ये चीज़ें आपको पढ़नी होती है। एक होता है अलजेब्रा वाला चैप्टर, बीजगणित। इसके अलावा यदि मैं ज्यामिति बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति भी इसमें शामिल है। फिर इसके अलावा यदि मैं बात करूँ एलसीएम, एचसीएफ वगैरह, ये सब आपके अंक गणित के हिस्से हैं। मैं डॉट 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 लगा चुका हूँ कि भाई जितने चैप्टर इनके अलावा बचे हैं उन चैप्टर्स को भी हम लोग साथ में देखेंगे। अब बहुत बार ये होता है कि भाई बच्चे को या तो एक बार अरिथमेटिक पढ़ा दो एक चैप्टर, और एक चैप्टर एडवांस पढ़ा दो, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि बच्चे का बौद्धिक स्तर है वो उतना जुड़ नहीं पाता है बच्चा उस बौद्धिक स्तर के साथ में कहीं ना कहीं। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि भाई हम कहीं ना कहीं पहले अरिथमेटिक का बहुत सारा पोर्शन हम खत्म करने लग रहे होंगे, बहुत सारा। ठीक है, यानी कि जो ज़रूरी है, जो जनरल कॉम्पिटिशन्स में आता है, जनरली बहुत सारे एग्जाम को कवर करता हो, जैसे वीडियो, एलडीसी, सीईटी, पटवार, और भी जैसे अपना यूपी पुलिस है, यूपी कांस्टेबल पुलिस में, एसआई में बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ एसएससी, सीजीएल, प्री, मेंस, 10+2, सिलेक्शन फेज, सीपीओ, इन तमाम चीज़ों के, इन तमाम स्थिति के जो प्रश्न होंगे उनको भी हम साथ में शामिल करने लग रहे होंगे, और एक बेहतरीन आपकी तैयारी को एक नया मोड़, नया आयाम देने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारी रहेंगी। अब यदि मैं साथ ही साथ यहाँ पे बात करूँ तो अब हम अरिथमेटिक पर थोड़ा सा चलना चाहेंगे कि हम अरिथमेटिक से कैसे हम चीज़ें स्टार्ट करेंगे। पर्टिकुलर एक चैप्टर से हम चीज़ें यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि मैं बात करूँ कि परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, एसआई और सीआई, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो परसेंटेज से जुड़े हुए हैं। यानी यदि किसी को परसेंटेज ढंग से आती है और किसी ने बड़े तरीके से और ढंग से पढ़ा है ना, तो ये मान के चलो भाई ये पूरे के पूरे 5 चैप्टर बच्चा बड़ी आसानी से समझ भी सकता है और कर भी सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई कंप्लीटली मुझे पहले परसेंटेज को बहुत तरीके से पढ़ना चाहिए, और उसके बाद में बाकी के इन चैप्टर्स को एकदम सिस्टमेटिकली हमें पढ़ना चाहिए, ताकि ये तरीके से हमें थोड़ा समझ आ जाए। ठीक है, अब बातें तो हुई बहुत सारी, अब हम थोड़ा सा कंटेंट पे आएंगे, थोड़ा सा हम पढ़ाई पे आएंगे। यानी कि अब मैं एक चैप्टर की स्टार्टिंग में आपके लिए करने वाला हूँ। जैसे आइए, जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ कि हम अंक गणित से सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, और अंक गणित में भी विशेष तौर पर हमारा फोकस रहेगा कि हम किस पर बात करें, प्रतिशत पर बात करें। प्रतिशत अर्थात परसेंटेज, प्रतिशत अर्थात परसेंटेज। बेसिकली आप मैथ्स हो, जीके हो, या कोई भी एक सब्जेक्ट हो, यदि आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो चैप्टर पढ़ने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए कि भाई जैसे हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो आखिरकार इसका नाम परसेंटेज क्यों है, या फिर ये जो नाम है हमें क्या बताना चाह रहा है, ऐसी क्या जानकारी हमें देना चाह रहा है, ताकि जिससे हमें इस चैप्टर में बढ़ने में मदद मिले। आइए उसी चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे यहाँ से। जैसे मैं बात करूँ प्रतिशत, तो प्रतिशत को यदि हमें समझना हो तो इसे थोड़ा तोड़ना पड़ेगा। भाई क्या लिखोगे भाई इसे, प्रति प्लस शत। प्रतिशत को क्या लिखा जाएगा, प्रति प्लस शत। अच्छा, प्रति यदि इंग्लिश में भी हम बात करें तो इसे पर सेंट लिखा जाएगा, पर प्लस सेंट लिखा जाएगा, और प्रति का मतलब होता है भाई प्रत्येक।
अर्थात इंच, और सेंट का मतलब होता है 100 या 100। यानी आपकी प्रतिशत आपको क्या समझाना चाह रही है? आपकी प्रतिशत ये समझाना चाह रही है भाई साहब कि प्रत्येक संख्या की गणना का आधार कितना होता है? 100 होता है। यानी परसेंटेज में जब आप गणना कर रहे हैं, परसेंटेज में जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें यह मतलब होगा कि भाई साहब प्रत्येक संख्या की गणना का आधार कितना माना जाएगा? 100 माना जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी की अपनी बुक में भी ये पॉइंट लिखा हुआ मिलता है कि भाई साहब प्रतिशत या परसेंटेज की गणना का आधार कितना होता है? 100 होता है। प्रतिशत या परसेंटेज की गणना का आधार कितना होता है? 100 होता है। ये पॉइंट एग्जैक्टली अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलता है। तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ भाई? प्रतिशत को हम समझना चाहें तो क्या लिखेंगे? प्रति प्लस शत। प्रति यानी पर, शत यानी 100 यानी परसेंट। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक अर्थात ईच। शत या सेंट का मतलब होता है 100 अर्थात 100। यानी प्रत्येक संख्या की गणना का आधार क्या होता है? 100। यानी प्रतिशत का बेसिक मीनिंग हुआ प्रत्येक गणना का आधार क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। यानी प्रत्येक संख्या का गणना का आधार क्या हो जाए? 100 हो जाए। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे आधार की बात कर रहा हूँ, आधार का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है? मूल संख्या। क्या होता है? मूल संख्या। अर्थात प्रतिशत ये कहना चाह रही है कि जब भी आप गणना करोगे और परसेंटेज में चीज़ों को चेंज करने का प्रयास करोगे, ऐसे केस में जो कैलकुलेशन करनी है, गणना जो करनी है, वो कौन सी संख्या पे करनी है भाई? मूल संख्या पर। बोले गुरुजी ये तो बात ही समझ में नहीं आई कि मूल संख्या पर गणना करने का मामला क्या है, समझाते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये जो पेन है हमारे पास में, आप इस पेन को 20 रुपये अधिक में बेच रहे हो, ठीक है, तो भाई खरीदा कितने में था? बोले सर ये तो हम बता ही नहीं सकते, क्योंकि सर खरीदा कितने में था ये तो आपने दिया ही नहीं। आप तो ये दे रहे हो कि 20 रुपये अधिक में बेचे, तो कितने में खरीदा? चलो ठीक है, ये जवाब मत दो। मैं आपको कहूँ कि इस पेन को 20 रुपये अधिक में बेच रहा हूँ, तो कितने रुपए में बेचा होगा? अब आप ये तो नहीं कह सकते ना सर 20 रुपये अधिक में बेच रहे हो। अरे 20 रुपये अधिक में बेच रहा हूँ तो बेचा गया मूल्य बताओ ना, कितने में बेच रहा हूँ। बोले सर जब तक खरीदा गया मूल्य, जब तक वास्तविक संख्या, जब तक इसकी मूल कीमत हमें मालूम नहीं होगी ना, जब तक हम ये नहीं बता सकते कि हमने इस पेन को कितने में बेचा है, बस केवल यही कह सकते हैं 20 रुपये अधिक में बेचा है। इसका मतलब मूल संख्या हमारे लिए यहाँ पे इस पेन की प्राइस हो गई। तो इसका मतलब हम इसी तरीके से बेसिक मीनिंग समझते हुए चीज़ों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। तो प्रतिशत क्या कह रही है कि भाई प्रत्येक संख्या की गणना का आधार 100 होता है और गणना जो हमें करनी है वो मूल संख्या पे करनी है, और इसीलिए इस मूल संख्या को कितना माना जाएगा? 100%। कितना प्रतिशत माना जाएगा? 100% माना जाएगा। यानी कि मूल संख्या ऑलवेज कितना परसेंट होगी? 100%। यानी जिस संख्या को आधार बनाकर हम लोग कैलकुलेशन करना चाहेंगे उस संख्या को हम हमेशा 100 मानेंगे। कितना मानेंगे भाई? हमेशा सिर्फ और सिर्फ 100 मानेंगे। तो जब भी हमें किसी प्रश्न को सोल्व करना है तो ना मानना है एक्स, ना मानना है वाई, और इसीलिए गणित नहीं आती है मेरे भाई, हमें मानना है संख्या को 100। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि 100 ही माने तो ही हमारे प्रश्न का जवाब मिलेगा ना, सुविधा के हिसाब से हम कभी 100 मानेंगे तो कभी कुछ और भी मान रहे होंगे। बोले सर कुछ और क्यों मानना है? 100 से क्या हमारे सारे प्रश्न ईजी नहीं होंगे क्या? तो नहीं होंगे भाई। हमें करनी है अपनी मैथ्स को एकदम कतई आसान, एकदम इजी लेवल तरीके से लेके चलना है। प्रश्न होगा कठिन लेकिन सॉल्यूशन होगा आसान, और ये तब पॉसिबल है जब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग का दायरा बढ़ाते चलें। बोले सर ये जो दायरा है वो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ये दायरा जो बढ़ेगा, हमें हमारी समझ को बढ़ाना है। हम और तरीकों को जानेंगे, 2-3 और तरीकों को जानेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न को कर सकते हैं। मैं आज ही क्लियर कर देता हूँ, कंप्लीट अंक गणित जब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा या एडवांस मैथ में आपको पढ़ाऊंगा, लगभग 3 से 4 तरीके या 5 तरीके को भी यदि हमें जरूरत पड़ती है किसी क्वेश्चन में, यदि कोई प्रश्न ज़्यादा कठिन है तो 3 से 4 तरीके हम उस प्रश्न का लेकर चलेंगे। लेकिन मान लो कोई प्रश्न बहुत आसान है, एकदम इजी, उसको 4 से 5 तरीके से कराने में कोई फायदा ही नहीं है। वो जब वैसे ही आसान हो रहा है तो उसमें क्यों फालतू में समय लगाना।
इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस प्रश्न के ऊपर टाइम लगाने की ज़रूरत है, या उस प्रश्न के हमें तरीके जानने की ज़रूरत है जो हमारे लिए कठिन हो। और वस्तुतः एक बच्चे की ज़रूरत भी यही होती कि सर ये प्रश्न इतना लंबा हो गया, ये इतना कठिन है। आप बुक्स वगैरह में देखना, बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत लेंदी होंगे, या उनका सॉल्यूशन अननेसेसरी बहुत लेंदी कर दिया जाएगा। अपन प्रयास करेंगे कि किसी भी प्रश्न का सॉल्यूशन वस्तुतः 2 से 3 लाइन से ज़्यादा हम नहीं जाने दें। वो एक अलग बात है कि आपको समझाने के लिए मेरे को 1-2 स्टेप लिखने पड़े, या उन 1-2 स्टेप को भी कैसे काटा जाए, कैसे छोटा किया जाए, क्योंकि जब तक मैं प्रश्नों का सॉल्यूशन ईजी नहीं करूँगा, छोटा नहीं करूँगा, जब तक आप भी जाहिर सी बात है प्रश्नों को बड़ा ही करके चलोगे, सॉल्यूशन अननेसेसरी लेंदी करोगे, उसकी हमें कतई ज़रूरत नहीं है। हम प्रश्नों को एकदम ईजी, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत तरीके से, बहुत कॉन्सेप्चुअली लेकर चलने वाले होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपको पर्टिकुलर कोई ट्रिक लिखवा दी, जाओ रट लो रे, हो जाएंगे रे। याद रखना, यदि आप कहीं ट्रिक वगैरह से पढ़ रहे हो, ट्रिक तो मैं भी लिखवा दूंगा, बड़ी बात नहीं है, लेकिन ट्रिक से पढ़ने वाला कभी सक्सेस नहीं हो पाता। इसका रीज़न ये है कि भाई जब आप अच्छे लेवल का पेपर दोगे ना, तो 10 से 20% क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो आपके ट्रिक से होंगे, बाकी के क्वेश्चन तो ट्रिक से नहीं होंगे ना। फिर बेसिक कंसेप्ट, जानकारी और तरीकों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब जितनी चीज़ें और जैसे मैं आपको पढ़ा दूं, उन चीज़ों पर आपको काम करना है। मुझे लगेगा कि यार इस प्रश्न का सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी हो रहा है, इसको आसान किया जाए, तो वो मेरा काम है, मैं करके दूंगा ना आपको। यार मैं बैठा हूँ इस मार्केट में, पूरे जयपुर में, या इवन पूरे राजस्थान में, या इवन पूरे इंडिया में भी यदि कोई प्रश्न आपको लग रहा है कि कठिन है और उसका जैसा सॉल्यूशन चल रहा है, अपन वैसा सॉल्यूशन उसका नहीं रखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि उस प्रश्न को अपने मन मुताबिक समझने का प्रयास करें और उसे बहुत आसान बना दें। और इन्हीं चीज़ों पे बेसिकली मैं काम करता हूँ। और आपको आज मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ, आज तो आपको ऐसा लगता है कि सर ने आज बहुत सारी बातें की, क्योंकि आज हमारा लेक्चर 1 है, तो इसमें थोड़ा आपको समझाना भी ज़रूरी है कि हम किस तरीके से चीज़ें आपके लिए लेके चलेंगे। परंतु जैसे जैसे चीज़ें और कंटेंट आगे बढ़ेगी ना, वैसे वैसे आपका विश्वास और आत्मविश्वास दोनों ही आगे बढ़ेंगे। यानी विश्वास तो मेरे ऊपर और आत्मविश्वास आपके ऊपर। ये केवल और केवल आप कंटेंट को सॉल्यूशन करने का तरीका, इन चीज़ों को जानते हुए ही आपका विश्वास बढ़ने लग रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को जानते हुए चलिए कि भाई जो भी हमारे पास में चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को हम अपने हिसाब से करेंगे। कभी हम 100 मानेंगे, कभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ और मानने की, हम वो भी मानेंगे, 10 भी मानेंगे, 8 भी मानेंगे, 1000 भी मानेंगे, ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम चीज़ें मानेंगे। क्योंकि ये आंसर तो कुछ भी मान लो, आंसर सबसे आना है, ये बात याद रखना है ज़िंदगी में। परंतु हमें वो डेटा मानना है भाई जो हमारे प्रश्न को क्या करा दे, आसान करा दे। उस डेटा की ज़रूरत है भाई हमें, ठीक है। तो इसलिए हम प्रयास करेंगे कि प्रश्नों को हम थोड़ा सा आसान और इजी मोड में हम कहीं ना कहीं लेकर चले। आइए, तो हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि भाई परसेंटेज में जो गणना रहेगी बेसिकली आधार संख्या पर, मूल संख्या पर गणना रहेगी। और मूल संख्या को इसीलिए हम कितना परसेंटेज मानेंगे, 100% मानेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ से हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो मैं बात करूं कि बोले सर आप ये कहना चाह रहे हो कि कोई भी संख्या जिसकी गणना का आधार 100 होगा, और जब गणना का आधार 100 होता है ना, तब हम ये कहते हैं कि हम उस नंबर को कहीं ना कहीं 100 ही मानकर चल रहे होते हैं। और कहीं ना कहीं यदि 100 ही मानकर चल रहे होते हैं, आप बताइए इसका मतलब हर नंबर को कितना परसेंटेज मानना है, 100%। और ये बात हमें परसेंटेज ने सिखाई। कैसे सिखाई, दोबारा देखो। परसेंटेज ये कह रही है कि प्रत्येक संख्या की गणना का आधार 100 होना चाहिए, यानी प्रत्येक संख्या कितना परसेंटेज होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए दोस्तों। और यदि प्रत्येक संख्या 100% होनी चाहिए, तो आइए इसके इसी छोटे से पॉइंट का हम यहाँ पर फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं। इसी छोटे से पॉइंट का हम फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं कि भाई यदि प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है ना, तो बहुत बार मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस संख्या का 10% निकालने की। मैं आपसे कहूँगा भाई उसका 10% बता दो रे, आप कैसे बताओगे? अगर आपको तुरंत आता होगा तो आप तुरंत के तुरंत आंसर दोगे। यदि आपको बेसिक तरीका आता है तो आप केवल बेसिक से ही करोगे। हालांकि वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा समय आने पे, लेकिन अभी के लिए जो चीज़ें बहुत आसान रह सकती है उनको बहुत आसान ही रखना है, अननेसेसरी उनको बहुत बढ़ाना नहीं है हमें। तो मुझे यदि कभी 10% की ज़रूरत पड़े ना, या 1% की ज़रूरत पड़े ना, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के अगर आप दशमलव लगाओगे तो उस संख्या का कितना परसेंटेज प्राप्त होगा, 1। बोले सर 1 कैसे प्राप्त होगा? मैं कह रहा हूँ कि भाई कोई नंबर 100 है,
2 नंबर छोड़ के दशमलव लगाओगे तो अब भी क्या आप इस नंबर को 100 पढ़ोगे? बोले सर ये तो जाहिर सी बात है, हम इसे 100 क्यों पढ़ेंगे, हम तो इसे 1 पढ़ने वाले होंगे। तो तभी मैंने ये बात बोली है कि भाई कोई भी नंबर अपने आप में 100% है और आप 2 नंबर छोड़ के दशमलव लगाओगे, दैट मीन्स उस संख्या को हम फिर 1% पढ़ने लग रहे होंगे। कितना परसेंटेज हम पढ़ने लग रहे होंगे? 1% हम उसको पढ़ने लग रहे होंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि भाई कहीं ना कहीं यदि मुझे किसी संख्या का 1% चाहिए तो भाई पीछे से 2 नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो। बोले सर यदि 10% चाहिए तो क्या किया जाए? तो यदि आपको 10% चाहिए तो पीछे से 1 नंबर छोड़कर क्या लगा दो? दशमलव। और यदि पीछे से 1 नंबर छोड़ के दशमलव लगाओगे तो आप इसे अब 10 पढ़ने वाले हो। यानी 10% चाहिए तो 1 नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो, और यदि 1% चाहिए तो आप पीछे से 2 नंबर छोड़कर दशमलव लगा दो। जैसे ही इतना करोगे उस संख्या का 10% आ जाएगा। बोले ठीक है सर, उस संख्या का 10% आ जाएगा कहीं ना कहीं हमारे पास में। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे एक आध एग्जाम्पल के थ्रू हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा। जैसे मैं आपको कहूं कि 720 का 10% क्या होगा, यानी कि 10% ऑफ 720। यदि मैं 10% ऑफ 720 देखूं, 720 का 10% यहां से जानना चाहूं तो क्या करूंगा? बोले सर 10% चाहिए, पीछे से 1 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाने के लिए आपने बोला। दैट मीन्स कितना आंसर आ गया? 72 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 72 आंसर आ गया। और वहीं यदि मैं बात करूं एक और एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लो मैंने कहा 9556 है, इसका 10% मुझे चाहिए। 10% चाहिए तो भाई पीछे से 1 नंबर छोड़ के दशमलव लगाओ। कितना आ रहा है? 955.6। जी हाँ, आप इसे ओनली 955 मत बोल देना, अन्यथा गलत हो जाएगा। 955.6 आपको पूरा पूरा बोलना पड़ेगा। और ये इस संख्या का कितना परसेंटेज हो जाएगा? 10% हो जाएगा। बोले सर ऐसे तो हम कभी कभी जो है भूल भी सकते हैं चीज़ों को कि 10% 1% क्या है। तो आप यूँ समझिए कि आप जैसे मान लीजिए हमेशा आप इतने पैसे वाले हो, इतने अमीर हो कि जेब में 100 रुपया लेके घूमते हो। अब जाहिर सी बात है 100 रुपये वाला ज़्यादा अमीर तो नहीं होता, लेकिन आप तो ठहरे बच्चे, तो जेब में 10 रुपये भी आ जाए तो खुद को क्या समझ लेते हो? रे अमीर समझ लेते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जेब में हमेशा क्या इमेजिन करके चलोगे? 100 रुपये हैं गुरुजी हमारी जेब में, तो 100 रुपये हैं। आप बताइए 100 में से 1 जीरो में हटा दूं, कितने जीरो? 1 जीरो। तो बोले गुरुजी अब तो 10 ही बचेंगे। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं भाई साहब, पीछे से 1 नंबर छोड़कर दशमलव लगाने पर उस संख्या का कितना परसेंटेज हमारे पास में बच जाएगा? 10% बच जाएगा। पीछे से 1 नंबर छोड़कर दशमलव लगाने पर उस संख्या का कितना परसेंटेज बच जाएगा? 10% बच जाएगा। हाँ जी, यही चीज़ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि भी पीछे से 1 नंबर छोड़कर जैसे दशमलव लगाओगे उस संख्या का 10% बच जाएगा। बोले ठीक है सर। बोले सर हमारी जेब में कितने रुपए? 100 रुपये। आपकी जेब में 100 रुपये हैं, यदि ये मैं 2 जीरो को हटा दूँ तो अब आप उसकी वैल्यूज़ आप कितनी बता रहे होंगे? तो आप उसकी वैल्यूज़ बता रहे होंगे अब कितनी? 1 बता रहे होंगे, क्योंकि सर 1 दशमलव के बाद में डबल जीरो अगर आप लिख रहे हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीज़ मैं आपकी क्लियर भी करता हूँ। यदि कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, कोई नंबर यदि इस तरीके से लिखा है, कोई नंबर यदि इस तरीके से लिखा है तो 1 डबल जीरो और पॉइंट के बाद में इस डबल जीरो का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो आप इसे कितना पढ़ते हो? 1 पढ़ते हो। तो बस सीधी सी बात है, यदि आपको किसी नंबर का 1% चाहिए तो भाई पीछे से 2 नंबर छोड़ के दशमलव लगाइए, और 10% चाहिए तो पीछे से 1 नंबर छोड़ के दशमलव लगा दीजिए। आपको उन संख्याओं का 10% और 1% मिल जाएगा। और यदि 10% और 1% आप निकाल पाने में सक्षम हो, इसके बाद में कितना भी परसेंटेज पूछे तो हम निकाल लेंगे इजीली। जैसे समझाता हूँ, बहुत बार जब हम प्रश्नों को सोल्व करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे बहुत बार प्रश्नों को सोल्व करेंगे, जैसे हमारे पास में लिखा हुआ है 8000। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है भाई 8000 का 20%। कितना परसेंटेज? 20%। अब मुझे 8000 का 20% चाहिए तो भाई मैं क्यों बेसिक से सोल्व करूंगा उस चीज़ को? मैं तो उस चीज़ को एकदम तरीके से सोल्व करूंगा ना। और तरीका मेरा लगभग ये रहेगा कि सर 20% की वैल्यू मुझे चाहिए और मैं ये जानता हूं कि 20 जो होता है वो 10 का डबल होता है, तो क्यों ना 10 निकाल के डबल कर दिया जाए। तो बोले सर 10% तो 1 नंबर छोड़ के दशमलव लगाने के लिए कहा आपने, 800 आ रहा है, 800 का डबल 1600 हुआ। ये लो जी, इस संख्या का 20% आ गया।
यानी कि हमें यदि हमें किसी संख्या का 20%, 10%, 30%, 40% ऐसे छोटे मोटे परसेंटेज चाहिए ना, उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। उसमें तो हम तुरंत यूं इजी तरीके से आंसर निकाल पाएं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, जैसे मान लो आपको किसी प्रश्न में बोला कि भाई 5% फाइंड आउट करो, तो यदि 5% मुझे चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, बोले सर 5 जो होता है वो तो 10 का आधा होता है, 5% होता है वो किसका आधा होता है, 10 का आधा होता है। तो आप लोग क्या करोगे, बोले सर 10% तो 800 हो गया, 800 का आधा कर लिया जाए, यानी कितना हुआ 400। तो ये लो जी, 8000 का 5% कितना आ गया, 400 हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको जो 10% की वैल्यू बताई है मैंने, कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें हैं वो 1% की वैल्यू बताई, 5% निकालना सिखाया, वो इसीलिए सिखाया कि भाई यदि इजी परसेंटेज है ना तो हम उसमें टाइम नहीं लगाए अननेसेसरी। हम टाइम लगाएंगे, थोड़ा कठिन प्रश्न होगा तो वहाँ, अगर कोई चीज़ आसान है हम उसको भी कठिन करने लग रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। जो चीज़ आसान है उसे हम बहुत आसान रखेंगे, जो चीज़ दुनिया के लिए कठिन है वो आपके लिए लगभग इजी सी रहेगी, और जो बहुत ज़्यादा कठिन है वो आपके लिए मीडियम सी रहेगी। यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन सवाल भी आपको बहुत ज़्यादा कठिन नहीं लग रहे होंगे। इस तरीके से हम हमारी स्ट्रेटजी को अपनाकर चलने लग रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो आप लोगों को यहाँ से थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि यदि मुझे किसी नंबर का 1% चाहिए तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, और यदि मुझे किसी संख्या का 10% चाहिए तो 1 नंबर छोड़ के दशमलव लगा दूंगा, तो उस संख्या का 10% मेरे पास में आ जाएगा। खैर मैं ये नहीं कह रहा कि भाई हर परसेंटेज को आप इसी तरीके से निकालो, लेकिन जहां तक संभव है, जहां तक आप प्रश्नों को ईजी कर सकते हो, वहां तक तो आपको कम से कम इस प्रोसेस को अपनाना ही चाहिए। हालांकि मैं उन चीज़ों से भी वाकिफ़ हूँ, बहुत सारी जगह हमारी ऐसी होंगी जहाँ पर परसेंटेज थोड़ी टेढ़ी होंगी, तो टेढ़ी परसेंटेज को भी आजकल हम सीधे तरीके से ही यूज़ लेंगे। यानी आजकल वो ज़माना गया है कि सर यदि घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लो। अरे भाई उंगली टेढ़ी कहाँ करेंगे, हम घी को ही गर्म कर लेंगे ना, तो अपने आप बाहर आ जाएगा वो। तो बस कुछ ऐसी ही स्ट्रेटजी हम यहाँ पर लेकर चलने वाले होंगे आप लोगों के लिए। चलिए अब आइए इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। आप मुझे ये कहोगे कि बोले सर जैसे कोई नंबर 520 है और मैंने कहा कि भाई 520 का कितना परसेंट, 1%, और हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो बोले सर 520 का 1% चाहिए, पीछे से 2 नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो, अर्थात 5.2, यानी 5.2 हमारे पास में उस संख्या का 1% हो गया, 1% हो गया। अब आपको बोले कि इस संख्या का 5% ज्ञात करें। बहुत एकदम कतई जीरो से चलेंगे, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं कि एकदम छोटे छोटे सवालों से उठाते हुए आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को हम लोग लेकर चलेंगे। तो भाई सर 1% तो हम ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन हमसे 5 पूछ लिया तो हम क्या करेंगे। हालांकि 5 पूछ लिया तो एक तरीका है कि 10 का आधा कर देंगे, ठीक है, पर बाकी एक तरीका ये भी है कि बोले सर 1% का मान 5.2 आ रहा है, 5% पूछ रहा है तो इसको 5 से गुणा कर दो, 10% पूछ रहा है तो मेरे भाई 10 से गुणा कर दो, 8% पूछ रहा है तो 8 से गुणा कर दो, 19 पूछ रहा है तो 19 से गुणा कर दो, और 61 पूछ रहा है तो 61 से गुणा कर दो, और यदि 120% पूछ रहा है तो 120 से गुणा कर दो। क्या समझे, 1% की वैल्यू आने के बाद में जितना तुमसे पूछा है उतने से तुम गुणा कर दो, आपके पास में उतने परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। जैसे मुझे 5% चाहिए तो भाई मैं 5 से ही इसको क्या कर दूंगा, गुणा। बोले सर 5 से गुणा करें, 5 दूनी 10, 50 25 और 1 26, और एक नंबर छोड़ के दशमलव लगी हुई है, दैट मीन्स आंसर कितना हुआ, 26। हालांकि ये जो 5% है वो निकालने का जो हमारा तरीका है वो सीधा सीधा भी है। मैं बता चुका हूं कि 10% निकालो 520 का कितना आएगा, 52 आएगा, और यदि 10 52 है तो 10 का आधा 5 होता है, तो आप 52 का आधा करोगे 26, तब भी आप 26 तक पहुंच सकते हो। परंतु लेकिन आपको 19% पूछता, 21% पूछता, 32% पूछता, 37% पूछता, 120% पूछता, 125, 145, XYZ कोई भी परसेंटेज पूछता, 1% निकालो और देन मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा। जैसे आइए एक और एग्जांपल और लेते हैं और बात को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोला जाए 1800 का 19% ज्ञात कीजिए, यानी 19% ऑफ
1800 को यदि हम लोग 19% यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें तो भाई ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? सीधी सी बात है, 1% कितना आया भाई? 18। बोले गुरुजी 1% की वैल्यू कितनी आ रही है? 18 आ रही है। आपने बोला जितना चाहिए उतने से गुणा कर दो। मैंने कहा आपको 19 चाहिए तो 19 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो 19 से आप जैसे ही इसको गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं 18 नाम के कितना होता है? 162 होता है, 16 और 18 एकम 18 और 18 और 16 कितना हो जाएगा भाई? 34 हो जाएगा। 18 और 16 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। अर्थात 342 हमारे पास में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पे इस प्रश्न का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे हैं। बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि भी आपको किसी एग्जाम में केवल परसेंटेज ही ज्ञात करवाएगा, नहीं ज्ञात करवाएगा वो। हाँ, लेकिन वन रक्षक का आप पेपर दे रहे हो, आप कोई छोटा मोटा कांस्टेबल टाइप का पेपर दे रहे हो, आप एलडीसी या वीडियो जैसा कोई पेपर दे रहे हो, तो ऐसे में जरूर आपको कोई परसेंटेज पूछ लेता है या कॉम्बिनेशन के साथ पूछ लेता है। वो पूछता कैसे, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा आपके साथ में। लेकिन अभी के लिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे 5 चैप्टर जो होंगे उसमें इस कंसेप्ट की हमें जरूरत पड़ने वाली होगी। यानी जब से मैं पूछूं 5%, बोले सर इतना, 10%, बोले सर इतना, 8%, बोले सर इतना, यानी जो परसेंटेज बहुत तरीके से निकाल सकता है ना, यकीन मानो ये जो 5 चैप्टर परसेंटेज, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन 5 चैप्टर पर उसकी जो कमांड होगी, जो स्पीड होगी ना, वो देखने लायक होगी। तो इसीलिए ये मान के चलो कि पूरे 5 चैप्टर का जो आधार है, आधार कंसेप्ट है, वो परसेंटेज ज्ञात करना है। इसको मैं एक बार और सेपरेटली लूंगा, लेकिन अभी 100% से मैं चीज़ों को लिंक कर रहा हूं कि ये परसेंटेज का जो मीनिंग है वो हमें कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे ये चैप्टर के थ्रू हमें जोड़ता है, वो चीज़ हम यहाँ से देख रहे हैं। आइए, जैसे मान लो मैंने आपको कहा 162 का 25% ज्ञात करें। मान लीजिए ऐसा कोई बेसिक सा प्रश्न पूछा, तो आप कहोगे सर 162 का हमें 25% चाहिए, तो 162 का क्यों ना हम पहले 1% निकाल लेते हैं। मैंने कहा निकाल लो। 1% कितना आया? बोले सर 1.62। आपने बोला हुआ है कि पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, उस संख्या का 1% आ जाएगा। 25 चाहिए तो 25 से क्या कर दो? इंटू कर दो। अब इंटू कर रहे हो, दैट मीन्स आपकी गुणा भाग की कैलकुलेशन तो आपको बढ़िया रखनी पड़ेगी। इस पर भी हम सेपरेट आएंगे, यानी कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है, ट्रिक्स है, तरीके हैं, उन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग सेपरेटली वीडियो बनाएंगे, या सेपरेटली आपके ये जो सेक्शन है, ऐप वाला सेक्शन है, उसमें मैं डलवा दूंगा, ताकि कैलकुलेशन भी आपकी बूस्ट हो और उसी के साथ साथ फिर आप जो बेसिक मैथ्स है उसको समझ पाए। क्योंकि मैथ्स अकेली मैथ नहीं है। अगर किसी बच्चे की कैलकुलेशन बहुत अच्छी है ना, तो ये मान लो कि 50% मैथ उसको ऐसे ही आ गई, और यदि किसी की कैलकुलेशन वीक है ना, तो ये मान के चलो कि 50% मैथ उसको पहले से ही नहीं आ रही है। तो इसीलिए नई चीज़ जैसे समझाएंगे उसमें उसको दिक्कत आएगी। इसीलिए आप रोज 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन में, जिसमें गुणा, भाग, जोड़ और बाकी बेसिक कैलकुलेशन है, नीड है हमारी भाई, एकदम जीरो से नीड है ये। तो ये आप इसकी जो है आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, और लगभग दिन में 10, 15, 20 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, लेकिन डेली करना है। क्योंकि आप एक दिन 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो और बाकी टाइम आप प्रैक्टिस ही ना करो, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में क्या होगा आपके साथ में कि आप जो है वो चीज़ें रेगुलर नहीं रख पाओगे, चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहेंगी, और अगर चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहेंगी तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। माइंड आपका एक्टिव ही तब होगा जब आप चीज़ों को रेगुलर रखोगे, रेगुलरिटी पर मेंटेन करोगे, तो जाके आपकी चीज़ें होंगी। क्या आप इस बात को समझ पाए हो? तो आपको एक तो चीज़ें रेगुलर रखनी है, वीडियो देखना है तो रेगुलर देखना है, एक दिन भी आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो 25 दूनी 50 होता है, हासिल 5 बचेगा। 25 6 की 150 होता है, और 150 और 5 155, यानी कि 15 बचा हुआ है, और 25 एकम 25 और 15 40 होता है कहीं ना कहीं। और आप जानते हो कि 2 नंबर छोड़ के डेसिमल है, दैट मीन्स 2 नंबर छोड़ के हम यहाँ डेसिमल लगाएं तो 40.50 जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से जब भी हमें परसेंटेज याद करनी, तो 1% और 10% का क्या रोल रहेगा, कैसे हम इन चीज़ को अप्लाई करेंगे, क्या आप यहाँ पे जान पा रहे हो? ठीक है, 1-2 और एग्जाम्पल के थ्रू। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको ऐसे बोलेगा कि किसी गांव की कुल जनसंख्या 8500 है, और ऐसे बोलेगा कि महिलाओं की जनसंख्या तो 20% बढ़ रही है और पुरुषों की जनसंख्या 10% बढ़ रही है।
तो अब आप खुद बताओ, 20% 10% की ज़रूरत हमें इतनी बार पढ़ने वाली है भाई, ब्याज वाले चैप्टर में, इस वाले चैप्टर में, और 5% की, तो क्यों ना फिर हम इसे इस तरीके से सीख कर चले कि इजीली हमारा आंसर आ जाए। मैं आपको बोल चुका हूँ, यदि आपको 10% चाहिए तो भाई पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, दैट मीन्स 850 जो है हमारा 10% बन जाएगा। और यदि वही मैं बात करूं मुझे 20% चाहिए, तो आप भली बात ही जानते हो कि सर 20 तो 10 का डबल होता है, 10 तो आप ऑलरेडी 850 निकाल चुके हो, इसका डबल करोगे तो क्या 850 का डबल तो 1700 ही होता है क्या? ये लो जी 20% भी आ गया। लेकिन बहुत बार वस्तुतः ये चीज़ें देखने को मिली है कि बच्चे 8500 को साइड में रखते हैं, फिर 20% कैलकुलेट अलग से करता है, फिर 10% अलग से करता है। अरे भाई जब अननेसेसरी हम ऐसे टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो पेपर में हमें कैसे टाइम मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। पेपर में टाइम बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अलग सोचना पड़ेगा, थोड़ा तरीके से चीज़ें सोचनी पड़ेगी, तब जाकर टाइम बचता है भाई। और मैं आपको बोल चुका हूँ भाई, कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस मैथ लगभग 3 से 4 तरीके से लेकर चलने वाले हैं हम लोग। तो आपको मेथड को लेकर कोई टेंशन नहीं लेनी, कहीं सर हमें एक्स वाले मेथड नहीं करवा दें, कहीं हमें सर एकदम बड़े बड़े सॉल्यूशन नहीं करा दें, भाई ऐसा कुछ नहीं। सॉल्यूशन 2 से 3 लाइन से ज़्यादा किसी प्रश्न का यथासंभव नहीं जाएगा। लेकिन मान लो कोई प्रश्न है ही ऐसा बहुत लेंदी है, तो उसका भी कोई नहीं कोई जुगाड़, कोई ना कोई तरीका अपन निकालेंगे, क्योंकि प्रश्नों को सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, आप ऑप्शन मेथड से प्रश्नों को कर सकते हो। ऑप्शन मेथड में भी एक ही मेथड नहीं होता है, लगभग 2 से 3 तरीके से तो हम अकेले ऑप्शन में सोच सकते हैं। इसके अलावा बेसिक में भी 2-3 मेथड होते हैं। इसके अलावा फिर अपने जो स्मार्ट अप्रोच है वो अपने सोचने के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन 2 से 3 तरीके से वैसे भी सोच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 5 से 6 से 7 तरीके से पूरी मैथ्स को हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि भाई अति सर्वत्र वर्जित है, अगर मैं ज़्यादा आपको कराऊंगा तो वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक ही रहेगी। तो इसीलिए कम से कम 2 से 3 या 4 मेथड, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जैसा हमारा प्रश्न होगा, उस तरीके से मैं आपके लिए चीज़ें लेकर चलूँगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकदम निश्चिंत रहना है। एक बार आपको बोल दिया कि चीज़ें आपकी ऐसी होंगी तो ऐसी होंगी, मतलब ये आपको कंटेंट और कंटेंट का सॉल्यूशन देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। अगर मज़ा ना आए तो फिर आप लोग कहना, ठीक है। तो आज हमने ये जानने का प्रयास किया कि भाई कोई भी नंबर अपने आप में कितना परसेंटेज होता है। बोले गुरुजी 100% होता है। यदि मुझे 1% चाहिए तो मैं पीछे से 2 नंबर छोड़ के दशमलव लगाऊंगा तो उस संख्या का मुझे 1% मिलेगा। और यदि मैं पीछे से केवल 1 नंबर छोड़ के दशमलव लगाऊंगा तो उस संख्या का मुझे कितना मिलेगा? 10% मिलेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, जिसको आप एनी टाइम अपने माइंड में रखेंगे। जब तक परसेंटेज या परसेंटेज से जुड़े हुआ कोई भी सवाल कर रहे हो, किसी भी चैप्टर का हो, तो ये कंसेप्ट आपके माइंड में आ जाना चाहिए। और ये कंसेप्ट है भी बहुत आसान, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद रख पाने में कोई बहुत ज़्यादा समस्या होगी या किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो इसलिए आप आज तो हम यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है। तो आज जितना पढ़ाया या जो भी चीज़ें आपको समझाई, उन चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखो। आगे के नेक्स्ट वीडियोज़ में मैथ्स को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, क्योंकि यदि एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा ना, तो भाई बच्चे कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि सर ने एक वीडियो में तो हमें कुछ पढ़ाया नहीं है, तो ये वीडियो देखे क्यों। बहुत सारे बच्चे तो इस वजह से भी अवॉइड कर देंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि बीच बीच में आपको मोटिवेट कैसे रखा जाए, ठीक है। आप लोगों के लिए चीज़ें किस तरीके से आसान की जाए उस पर बात करेंगे, आपकी समस्याओं को लेकर बात करेंगे, और आपको और कैसे गाइड करें कि एग्ज़ाम को कैसे आप जल्दी रिवाइज करें, कैसे कंटेंट को समराइज करें, या क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैथ्स को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। उन तमाम चीज़ों के ऊपर भी हम लोग बात करने वाले होंगे। लेकिन इन लेक्चर्स के बीच बीच में जैसे समय मिलेगा वैसे मैं बात करता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहो, खुश रहिए और रोज़ मेहनत करते रहिए, क्योंकि रोज़ मेहनत करने का कोई विकल्प नहीं होता है, ठीक है। नमस्कार मित्रों।